हाय हेलो एंड नमस्ते। नॉट बीएल सीरीज थर्ड एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं सेकंड एपिसोड में क्या क्या हुआ। अब मजबूरी में ही सही लगता है कि फाशा को नाखून के घर शिफ्ट करना होगा। वहीं मम्मी फाशा के घर आने से बड़ी खुश दिखाई देती हैं और एपिसोड के लास्ट तक तो हम ये भी देखते हैं कि फाशा जैसे तैसे नाखून को मना लेता है कि वो जॉब करेगा। आगे कहानी कैसे बढ़ती है, चलिए उसे देखने के लिए चलते हैं थर्ड एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पॉइंट से जहां फाशा के सामने बहुत सारे कंपनी के फाइल्स लाकर रख दी जाती है और फिर फाशा से कहा जाता है एक बार इन सबको देख ले और जो भी डाउट्स है पूछ ले। तो पहले फाइल को पढ़ते ही फाशा पूछता है दूसरी जगह के कंपैरिजन में साथान का मेंटेनेंस कॉस्ट इतना हाई क्यों है। तो नाखून बताता है ये कमर्शियल एरिया है, बिजनेस आवर में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए मेंटेनेंस का काम रात को चलता है, इसीलिए वर्कर्स को नाइट शिफ्ट और ओवर टाइम पे करना पड़ता है। तो अब आगे फाशा पूछता है अगर ऐसी बात है तो एकमाई का मेंटेनेंस कॉस्ट इतना लो क्यों है। नाखून बताता है जो एरिया उनके अंडर आता है वो ज्यादातर रेसिडेंशियल एरिया है, सिर्फ नॉर्मल आवर में ही वहाँ का कंस्ट्रक्शन काम चलता है, तो वर्किंग आवर में जितना वर्कर्स का पेमेंट बनता है दूसरे जगह के कंपैरिजन में काफी कम है। तो अब थोड़ा कंफ्यूज होकर फाशा पूछता है अगर सथॉन का मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है तो फिर वहाँ का रेंट्स बड़ा क्यों नहीं, इससे तो कंपनी पर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर सीला कहता है आखिरकार फाशा ने भी वही पॉइंट उठाया जो कंपनी के लास्ट मीटिंग में नाखून ने मेंशन किया था। मतलब ये हुआ कि फाशा सिर्फ फाइल्स को पढ़ ही नहीं रहा बल्कि समझ भी गया है। अभी तो इस प्रोजेक्ट के ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढ निकाला। इसी बीच वहाँ एंटर करते हैं नाखून के पापा, लेकिन फिर जब पापा फाशा की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो बीच में आ जाता है नाखून। यहाँ फाशा इशारा तो करता है कि वो संभाल लेगा, इवन पापा को प्रणाम भी करता है, मगर पापा बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह का सीन, नाखून गन यूज करने पर लेक्चर देते हुए दिखता है। कहता है कि शूटिंग करना कोई जोक नहीं है, यहाँ पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है, वरना एक गलती और किसी की जान भी जा सकती है। याद रखना है गन कोई खिलौना नहीं है, न ही कोई शो केस का सामान। अब इसी बीच वहाँ एंटर करते हैं नाखून और फाशा। जब दोनों को साथ देखकर उनकी जोड़ी की तारीफ की जाती है तो फाशा भड़क कर कहता है फालतू की बातें बिल्कुल मत करो। तो नाखून भी यहाँ पूछ लेता है अगर फाशा को ये सुनकर इतना ही बुरा लग रहा है तो वो ब्लश क्यों कर रहा है। अब इनके बीच ये बातें हो ही रही होती है कि वहाँ एंटर करती है अमिंत्रा और कहती है कि उससे मिलने आई है जिसे सुना है ट्रू अल्फा नाखून ने काट दिया था। यहाँ पर अमिता सिर्फ फाशा से हाथ ही नहीं मिलाती बल्कि उसे शूटिंग के लिए चैलेंज भी करती है। नाखून कहता तो है कि ये गेम खेलने का ना जगह है ना वक्त है। तो अमिता कहती है अगर फाशा खुद से कह दे वो डर गया तो वो चली जाएगी, मगर देखते हैं फाशा तो खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगले कट में दोनों ही पूरी तैयारी के साथ अपने अपने टारगेट पर निशाना लगाते हुए फायर करते हैं और फिर अच्छे खासे गोलीबारी के बाद विनर हो जाती है अमित्रा। तो यहाँ पर फाशा कहता है कि अमित्रा के टैलेंट को तो वो मान गया। जब अमित्रा कहती है कि फाशा तो बहुत जल्दी हार मान गया, फाशा कहता है हाँ, क्योंकि वो अमित्रा के मजे को किरकिरा नहीं करना चाहता था। तो अब जहाँ एक तरफ अमित्रा टाटा बाय बाय कह के चली जाती है, वहीं फाशा भी वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक लेता है। मीनवाइल नाखून फाशा के शूटिंग टेक्निक को स्टडी करने लगता है। कहता है कि फाशा ने जहाँ जहाँ गोली मारी है वो देखो, निशाना वहाँ लगाया गया है ताकि ओपोनेंट टारगेट पूरी तरह निहत्था हो जाए। दरअसल फाशा ने ये गोलियां टारगेट को मारने या स्कोर करने के लिए नहीं चलाई थी, उसका मकसद था अपने दुश्मन को रोकना। यहाँ जब नाखून कहता है लेकिन फाशा ने तो कहा था कि वो पहली बार शूटिंग कर रहा है, तो नाखून कहता है यही तो सोचने वाली बात है, ऑर्डिनरी शूटर का इंस्टिंक्ट भी इतना तेज काम नहीं करता। तो अब बात को समझते हुए नाखून कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि फाशा जितना सीधा साधा और शांत दिखता है असल में वो है बहुत ही खतरनाक। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर सियांगनो को ओंगसा के साथ बात करते देखते हैं। जब सियांगनो कहता है कि वो फाशा को बहुत मिस कर रहा है तो ओंगसा बताता है फाशा का सेकेंडरी जेंडर का रिजल्ट आ चुका है और वो एक ओमेगा है। अभी सियांगनो इस बात को हजम कर ही रहा होता है कि ओंगसा दूसरा झटका देते हुए कहता है कि फाशा को किसी अल्फा ने काट लिया है। अब अगले दिन सुबह का सीन, फाशा को लगी है जबरदस्त भूख, तो सर्वेंट उसके सामने ढेर सारा डिशेस लाके रख देते हैं। देखते हैं घर में फाशा बोर भी हो रहा है और टाइम पास के लिए जानबूझकर सर्वेंट्स के साथ ही उलझ जाता है। अब जब शाम को नाखून लौटता है तो देखता है फाशा मुंह फुलाए बैठा हुआ है और पूछने पर फाशा बताता है उसे समझ में ही नहीं आ रहा पूरे दिन वो करे तो क्या, इस तरह तो वो घुट घुट कर मर जाएगा। तो नाखून कहता है फाशा को कहाँ चलना है बताए, वो चलेगा साथ। लेकिन फिर दिखाया जाता है फाशा का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। नाखून के आने की आहट सुनते ही सोने का नाटक करता है और फिर नाखून के करीब आते ही फाशा सवाल करता है कि कब तक उसे इस तरह रहना होगा। जब नाखून कहता
है शायद जिंदगी भर, तो फासा रोने ही लग जाता है। यहाँ नाखून फासा के आंसुओं को पोंछता तो है मगर समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वही फासा बताता है उसके बड़े सपने थे, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करूंगा, खूब मेहनत करूंगा और अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा। लेकिन जो बॉन्ड अभी नाखून के साथ बना है, ऐसा लग रहा है मानो कि किसी चेन से बंध गया हो। जिंदगी में एक ऐसी गांठ पड़ गई है जिसे शायद कभी खोल न सकूं। अब ये सब सुनकर नाखून सिर्फ इतना ही कहता है वो ऐसा होने नहीं देगा। तो अगले दिन सुबह एक बड़ा सा सरप्राइज देते हुए नाखून फासा के हाथ में थमा देता है कार की चाबी और कहता है कि अब कहीं बाहर जाने के लिए फासा को किसी ड्राइवर पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। चाबी लौटाते हुए फासा कहता है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो नाखून कहता है ये कार फासा का ही है और सारे पेपर्स उसी के नाम पर बना है। फिर भी जब फासा कहता है नहीं उसे कार की जरूरत नहीं है, तो नाखून गुस्से में ये कहकर चला जाता है फिर कार का जो करना है करे, चाहे तो बेच ही दे। अब अगले कट में फासा नाखून को मनाने की कोशिश करता है और कहता है ऐसा नहीं है कि उसे गिफ्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे फिर कल वो नाखून को कंपनी छोड़ने जाएगा। नाखून जब पूछता है क्या फासा के पास लाइसेंस है, फासा कहता है लाइसेंस भी है और वो एक बहुत अच्छा ड्राइवर भी है। बाय द वे अगले कट में फासा अकेले बाहर आता है और कार को देखने लगता है और इस बार तो नाखून उससे कुछ पूछता नहीं क्योंकि उसका एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। बल्कि यहाँ तो नाखून फासा से ये कहता है कि कल सुबह वो साथ चलेगा साइट पर। काम करने की बात सुनकर फासा खुश तो होता है मगर फिर पूछता है उसकी सैलरी कितनी होगी। नाखून बताता है कि वैसे तो अपने असिस्टेंट्स को 30,000 देता है, लेकिन वो फासा को 50,000 तक दे सकता है। मगर फासा तो 30,000 में ही खुद को लॉक कर देता है। अब रात का सीन फासा को यूं ही चेयर पर सोते देखकर नाखून फासा को जगाता नहीं बल्कि धीरे से उसे उठाता है और बेड पर लिटा देता है। साथ में फासा को नींद में बड़बड़ाते सुनता है कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत अच्छी है। जिसके बाद नाखून भी फील करता है उसका दिल तो बड़ी जोरों से धड़क रहा है। अब अगले दिन सुबह का सीन जैसे की बात हुई थी, बाकी लोगों के साथ साथ फासा भी नाखून के साथ साइट पर है और इस जगह का मुआयना करके फासा जो भी सजेशन देता है नाखून को बड़ा अच्छा भी लगता है। इसी बीच जब कॉल आता है तो नाखून कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बात कर लेता हूँ और इतना कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तो अभी जहाँ एक तरफ नाखून कॉल को अटेंड करने में बिजी रहता है, वहीं दूसरी तरफ फासा के डिसबैलेंस हो जाने पर ऊपर से एक लकड़ी का पट्टा आकर उसके कांधे पर गिर जाता है। इससे फासा को तो चोट लगती है मगर साथ में ये भी दिखाया जाता है दूसरी तरफ नाखून भी दर्द से कर्रा रहा है। नाखून को भी यहाँ समझते देर नहीं लगती, जरूर फासा को कुछ हुआ है और जैसा कि उसने अंदाजा लगाया तब फासा के पास पहुंचने पर पता चलता है उसे चोट लगी हुई है। अब अगला सीन हॉस्पिटल का। डॉक्टर तो मरहम पट्टी करके चला जाता है। वही फासा नाखून से पूछता है उसे क्या हो गया, वो इतना पीला क्यों पड़ गया। तो नाखून बताता है जब फासा के साथ ये हादसा हुआ उसे भी ऐसा ही लगा था मानो कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। वेल इसके बाद फासा को घर लाया जाता है। दिखाया जाता है फासा की इस हालत को लेकर मम्मी को भी बड़ी टेंशन हो रही है। इस बात पर नाखून को भी फटकार लगाती है कि फासा को ऐसी जगह पर लेके जाने की जरूरत ही क्या थी। तो फासा नाखून का साइड लेते हुए कहता है इसमें इनकी कोई गलती नहीं और वैसे भी उसके इंजरीज जल्दी ही हील हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर फिर से एंटर करते हैं नाखून के पापा। सीधा फासा को फटकार लगाते हुए कहते हैं इन छोटी छोटी बातों पर भी अगर फासा अपना ख्याल नहीं रख सकता तो आगे चल के क्या करेगा और इस छोटे से घाव के लिए पूरे घर को सर पर उठाने की क्या जरूरत है। ये भी नहीं समझ आ रहा है कि इस घर के मेंबर्स को हुआ क्या है। एक बेकार के ओमेगा के पीछे सब अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ नाखून जवाब देने के लिए उठता तो है मगर उसे फासा रोक लेता है। मीनवाइल शीला न्यूज देता है उनके एक बार में पुलिस ने रेड कर दी है और उस वक्त बार में नफीज मौजूद थे तो पुलिस ने उन्हें ही ड्रग के स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बस फिर क्या अगले ही सीन में देखते हैं माहौल को संभालने के लिए नाखून और नाखिन दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। यहाँ पुलिस बताती है कि टेस्ट के दौरान नाफिज के ब्लड में ड्रग्स तो नहीं मिला लेकिन फिर उन्हें यहाँ पकड़ के लाए हैं इसलिए क्योंकि बार ओनर से ये फाइट कर बैठा था। अब नाफिज तो यहाँ बार बार कहता रहता है उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बार ओनर ही बदमाश था। लेकिन फिर नाखिन जैसे तैसे नाफिज को चुप करा के वहाँ से ले जाता है। अब नाखून पहुँचता है उस बार के ओनर के पास और बात की शुरुआत ही करता है एक जबरदस्त किक के साथ। पूछता है कि बार में ड्रग लाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो भूल रहा है कि अब वो बार उसका नहीं बल्कि नाखून के कंपनी के पास गिरवी पड़ा हुआ है और अभी भी उसने इस बार की जिम्मेदारी इसे दे रखा है ताकि अपनी फैमिली प्रॉपर्टी की वो देखभाल कर सके। तो वो बंदा कहता है हाँ जो भी मेहरबानी नाखून ने उस पर की है वो भूला नहीं है। तो नाखून भी ये कहकर चला जाता है तो बेहतर होगा कि अब उसके ट्रस्ट को तोड़ने की कोशिश न करे। अब अगले सीन में जब नाखून घर वापस लौटता है तो उसके थके हुए चेहरे को देखकर फासा उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है। लेकिन फिर नाखून जब पूछता है क्या वो फासा को हक कर सकता है तो फासा कहता है बिल्कुल नहीं और फिर नाखून को फ्रेश होने के लिए भेज देता है। अब अगले दिन सुबह फासा पहुंच जाता है ओंगसा के पास। शिकायत करता है कि ओमेगा बनने के बाद तो उसकी आजादी ही खत्म हो गई
गई है। यहाँ ओंगसा समझाता है एक बार फेरोमोन स्टेबिलाईज हो जाए फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हो ही रही थी कि वहाँ पहुँच जाता है सिंगन्यो। फिर कहता है कि ओमेगा बनने का पूरा एक्सपीरियंस है उसके पास, लेकिन हाँ एक बार वो उस अल्फा से जरूर मिलना चाहेगा। पूछना है कि बिना किसी जान पहचान के वो किसी ओमेगा को कैसे काट सकता है। इसे देखा जाए तो सारे अल्फाज एक जैसे ही होते हैं, कुछ भी करते वक्त दिमाग पर कम और इंस्टिंक्ट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर फासा नाखून का साइड लेते हुए कहता है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि बॉन्ड बनने के बाद भी उसका अल्फा उसका बड़ा ख्याल रख रहा है। फिर फासा यहाँ पर अपनी चोट की बात करने लगता है। कहता है कि पहले तो बहुत दर्द हुआ, फिर बहुत जल्दी हील भी कर गया। तो अब ओंगसा धीरे से फासा के कान में जाकर कहता है, इसीलिए शायद रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि फासा प्योर ओमेगा है। अगले कट में इनका नाश्ता शुरू होता ही है। आकर कहता है नाखून ने वापस बुलाया है, चलना पड़ेगा। फासा कहता है आए हुए तो 1 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसीलिए जाओ और अपने बॉस को कह दो कि आधा घंटा और लेट होगा, क्योंकि वो अपना खाना खत्म करके ही वापस लौटने वाला है। अगर फिर से जबरदस्ती करे तो बोल देना कि मैं अब घर ही नहीं आने वाला। ऐसे यहाँ पर फासा जानबूझकर और लेट होने के लिए कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर करता है। इसी बीच वहाँ एक और कस्टमर आती है और फासा से पूछती है उसे अपना सेकेंडरी जेंडर टेस्ट करवाने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जैसा उसके पेरेंट्स चाहते हैं अगर वो वैसे नहीं निकली तो। फासा कहता है चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, है तो सब के सब ही ह्यूमन बींग्स, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जानना है कि वो इंसान कैसा है। तो अब थोड़ी देर के लिए टाइम पास करने के बाद जब फासा वापस से टेबल पर बैठता है तो देखता है कि उन्हें ज्वाइन कर रहा है नाखून। कहता है कि नाखून मीटिंग में बिजी है, इसीलिए फासा को लेने के लिए नाखून ने उसे भेजा है। फासा तो यहाँ बड़बड़ाता है बॉडीगार्ड्स के रहते फिर उसे भेजने की क्या जरूरत थी। वही नाखून ओंगसा से पूछता है जो गुलदस्ता उसने भेजा था ओंगसा को पसंद आया, अब कौन सा गुलदस्ता कब भेजा था। ये पूछते हुए फासा बहुत ही सरप्राइजिंग सा रिएक्शन देता है। कहता है कि उसे जानना है क्या इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ है जो वो मिस कर गया। अब इससे पहले कि कोई कुछ जवाब दे सिंगनो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर पूछता है क्या नाखून अल्फा है, क्योंकि उसके फेरोमोन्स की स्मेल तो यही बता रहे हैं। नाखून कहता है सिंगनाओं के फेरोमोन्स भी यही बता रहे हैं कि वो एक ओमेगा है और उसने इतना प्रिटी ओमेगा पहले कभी नहीं देखा। अब खाना खत्म करने के बाद फासा आए से रिक्वेस्ट करता है उसे कुछ देर और यहाँ रहना है, लेकिन फिर तभी नाखून का कॉल आते ही फासा को वहाँ से निकलना पड़ जाता है। नाइल भी निकल जाता है अपने काम पर, वही सिंगनाओ भी बाय बाय कहकर चला जाता है। लेकिन फिर ओंगसा को जाते हुए देखकर नाखून उसे रोकता है। फिर कहता है कि आज रात को वो ओंगसा से मिलने आएगा। तो ओंगसा कहता है नाखून को अच्छे से समझ लेना होगा, उनका साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि है तो वो एक बीटा अल्फा के साथ रिश्ता रख कर वो और फंसना नहीं चाहता। अभी ये बातें हो ही रही थी कि वहाँ लौटता है सिंगनाओ और कहता है पता नहीं क्यों उसका बुकिंग ऐप काम ही नहीं कर रहा। तो ओंगसा कहता है नाखून तो यहाँ फ्री बैठा है तो क्यों न वो सिंगनाओ को उसके घर छोड़ दे। अब सीन शिफ्ट होता है नाखून और फासा पर। यहाँ जब फासा शिकायत करता है कि उसकी ओंगसा से बात पूरी नहीं हुई और यहाँ आना पड़ा, तो नाखून कहता है ओंगसा तो एक बीटा है ना, तो क्यों न फासा ओंगसा को घर पर ही इनवाइट कर ले। अब इस बात पर फासा खुश तो होता है मगर फिर रिक्वेस्ट भी करता है क्या वो अपने एक और दोस्त सिंगनाओ को भी घर बुला सकता है। एक ओमेगा है और उसी ने मुझे ओमेगा के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। नाखून कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस घर में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनका अभी तक बॉन्ड नहीं बना है। अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो हो सकता है सिंगनाओ को भी कोई काट ले। तो अब ओंगसा अपनी चोट को याद करके समझ तो जाता है कि ये कितना डेंजरस है। बाय द वे यहाँ पर जब बातों ही बातों में नाखून फासा के करीब आने की कोशिश करता है, फासा इनकार कर देता है। नाखून कहता है उसे बस फासा को हक करना है, तो इसके लिए भी फासा मना कर देता है। नाखून कहता है उसे फासा का ये स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है, तो फासा सूंघने के लिए अपना हाथ नाखून की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन फिर जब नाखून एक्साइटेड होने लगता है तो फासा भी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो अब की बार नाखून फासा से कहता है एटलीस्ट अपना शर्ट ही उतार कर उसे दे दे। तो देखते हैं कि नाखून और कुछ कहता नहीं, चुपचाप फासा का शर्ट उठाता है और वॉशरूम की तरफ चल देता है। अब एक तरफ जहाँ नाखून शर्ट से निकलते फेरोमोन्स में मदहोश हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ फासा कंफ्यूज्ड है कि इतनी देर तक नाखून वॉशरूम में कर क्या रहा है। लेकिन फिर जब उसे अंदाजा लगता है तो बड़ी हड़बड़ाहट में ये कहकर वहाँ से चल देता है कि उसे भी नहा लेना चाहिए। फाइनली इसी पॉइंट पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हे वेलकम बैक। तो आपको मेरा इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।